एक संजय भंडारे जी का सवाल है कि आजकल हम देखते हैं कि जो न्याय व्यवस्था है वो भी ठीक से या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपने निर्णय नहीं ले रही है। तो क्या ये सारे जजेस डरे हुए हैं या उनको किसी और तरह से इन्फ्लुएंस किया गया है? अ, आपको क्या लगता है? उसी से जुड़ा हरीश केदार जो हमारे साथ काम भी करते हैं, तो उनका सवाल है, ये जो वर्तमान न्याय व्यवस्था है, मीडिया है, इन सब की स्थिति देखकर आपको क्या लगता है हमारे देश का भविष्य कैसा है? और दामोदर लेले जी का इसी से जुड़ा सवाल है, जो इंडिया गठबंधन बना है, उसका भविष्य आपको कैसा दिखता है? ठीक है, तीनों सवाल नज़दीक-नज़दीक के, तीनों का एक साथ मैं जवाब देता हूँ। नाम तो उनके आ ही गए हैं, मैं रिपीट नहीं करता हूँ। और न्याय व्यवस्था के बारे में तो सभी को पता है। अभी महाराष्ट्र में जो सत्ता में बदलाव आया, उसका निर्णय कैसे आया सबको पता है। हालाँकि आज की हमारी जो सीजेआई हैं, उनके बेंच ने 5 जजों के बेंच ने जो निर्णय दिया, वो बहुत अच्छा निर्णय होना चाहिए था। लेकिन ये निर्णय कैसा है? भाई राज्यपाल ने जो निर्णय लिया, महाराष्ट्र के पहले सत्ता बदल की बात मैं कर रहा हूँ, जब शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तब की बात मैं कह रहा हूँ। राज्यपाल ने गलत निर्णय लिया। हालांकि जिन लोगों का बर्खास्तगी होनी चाहिए थी डिफेक्शन के अंदर, वो भी निर्णय वैसा होना चाहिए था, ये उनका कहना है। यानी जो लोग शिंदे के साथ में 16 लोग पहले छोड़कर चले गए, तो जो निर्णय करने का अधिकार है वो केवल उद्धव ठाकरे जी के पास था, उनके प्रतोद के साथ था, पास था। उसने जो आदेश दिया वही सही आदेश हो सकता है, ये भी कहा। शिंदे जी ने जो प्रतोद को यानी डेब्यूट किया है वो गलत है, ये भी कहा है। ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे जी अगर वहां रिजिग्नेशन नहीं देते तो शायद हम उल्टा कर देते, ये भी कहा है। और फिर ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता दी है अध्यक्ष को, विधानसभा के। यानी निर्णय हुआ, लेकिन इसमें कोई समय सीमा निश्चित नहीं की। हालांकि उनका उद्देश्य था पूरी तरह से, ये जो सत्ता में ये सभी ढंग के प्रकार कर कर बदलाव जो हुआ, उसमें किसी तरह से पुराना शासन जो है महाराष्ट्र में, उसको निकाल फेंक कर गैर कानूनी दूसरा शासन लागू करना ये प्रयास था। ये क्लियर कट दिख रहा था। निर्णय कैसा दिया गया? ऑपरेशन सक्सेसफुल एंड पेशेंट डाइड। तो मैं कम से कम आप कह सकते थे ना, 2 महीने में निर्णय दीजिए, 1 महीने में निर्णय दीजिए, 3 महीने में निर्णय दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का पहले का जजमेंट रहा है कि 3 महीने कम से कम समय में, यानी 3 महीने का समय होना चाहिए। उसको तो दोहरा देते। 4 महीने हो गए, अभी तक निर्णय नहीं है। फिर भी सीजेआई ने कम से कम अपना इतिहास में नाम खराब नहीं होगा ऐसा निर्णय दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये निर्णय पूरे भारत को आगे एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए लगने वाला है। ये सबसे बेहतर निर्णय में से एक निर्णय है। बाकी पूरी की पूरी हमारे देश की न्याय व्यवस्था कॉम्प्रोमाइज है, ऐसी स्थिति है। मेरी अंदर की जानकारी, मेरे कुछ अच्छे मित्र मंत्री लोग हैं, बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं। जब मेरे एक मित्र गुवाहाटी से परत आए तो उन्होंने वापस आए, तब उन्होंने सीधा मेरे मुंह पर कह दिया कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज इस दुनिया में बची नहीं। जो गुवाहाटी से वापस आए उनकी बात मैं कह रहा हूं। गुवाहाटी यानी शिंदे जी के साथ में जो लोग गए थे गुवाहाटी में, वे मेरे मित्र मुझसे कह रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज बची नहीं। सीधा ये पैसे लो, नहीं तो जेल में जाओ, ये तुम्हारा कागज है ईडी का। ये सीधा कहा गया। सत्ता में आओ, मंत्री पद पाओ, नहीं तो जेल में जाओ। रहा सवाल कोर्ट का, तो हमको पहले ही कहा गया था कि कोर्ट कुछ नहीं करने वाला, और जो उपाध्यक्ष है विधानसभा के, डेप्यूटी स्पीकर, उनको कुछ करने नहीं देने वाला। वो डिफेक्शन लॉ के अंदर ये 16 लोगों को सस्पेंड नहीं कर सकते। ये निर्णय आने वाला है, ये उन्होंने
पहले ही आने के पहले निर्णय कह दिया था। इतना ही नहीं कि आगे का सुप्रीम कोर्ट भी कुछ करने वाला नहीं, 1-1.5 साल इसी में निकल जाएगा। ये सब बातें उन्होंने तुरंत वापिस आने के बाद में कही है और ये सरकार ऐसे ही चलते रहेगी। ये सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ये नई डिफेक्टेड सरकार जो है या फिर गैर कानूनी जो सरकार है वो चलते रहेगी। कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज है, ये उनकी बात नहीं है। और एक दूसरे पार्टी में जो डिफेक्शन हुआ उसमें से एक बहुत प्रमुख व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही थी। वो मुझसे कह रहे थे कि मानव साहब आपको तो सब पता होना चाहिए, क्या स्थिति है हमारी। हमारे पार्टी का सिंबल भी जा सकता है, हमारी पार्टी का नाम भी जा सकता है, जैसे उद्धव जी ठाकरे जी का हुआ। और इनके हाथ में पूरे के पूरी सब चीजें हैं। ये लोग ऐसे हैं, डायरेक्ट न्यायमूर्तियों को फोन करते हैं और आपको ये निर्णय देना है ऐसा कहते हैं। नहीं तो सबको पता है कि क्या होता है। पहले के सीजेआई का क्या हुआ पता है। सीजेआई का अगर ये कर सकते हैं तो बाकी लोगों का क्या कर सकते हैं। इसलिए पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था में जो जजेस हैं वो डरे हुए हैं। वो अप्रामाणिक है ऐसा नहीं है, लेकिन उनका करियर है, उनके बेटे हैं। किसी का अगर कोई बेटा व्यवसाय कर रहा है तो वहां कुछ ना कुछ मिल ही जाता है इनको। सीधा बेटे की धमकी दी जाती, अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो आपके बेटे के बारे में ऐसा कर देंगे। और काफी इंसान अपने बच्चों के बारे में बहुत भावुक होते, वहां रिस्क लेना नहीं चाहते। तीसरा डिफेक्शन भी इसी आधार पर हुआ है। ये जो स्थिति है महाराष्ट्र में तो इमेजिन नहीं कर सकता। यानी पहले दिल्ली के पत्रकार कई बार महाराष्ट्र के बारे में बात करते तो मैं झगड़ता था कि महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स इतना गंदा नहीं। आज तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा गंदा पॉलिटिक्स महाराष्ट्र का ये स्थिति हो गई। यानी महाराष्ट्र के एमएलए ऐसे बेचे जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है, पार्टी को तोड़ सकते हैं, अपने ही लोगों को जितना धोखा दे सकते हैं, ये इमेजिन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सब महाराष्ट्र में हुआ। इसलिए न्याय व्यवस्था भी डर के अंदर है। सीधे सिम्टम्स दिए जाते हैं कि आप अगर हमारे साथ हो, पहले तो विचारधारा के आधार पर हमारे साथ हो जाओ। आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू है, हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। जो लोग विचारधारा के साथ में साथ नहीं देना चाहते, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, उनको सीधा धमकी दी जाती है। आपको निर्णय ऐसा देना होगा, नहीं तो आप ऐसा कीजिए, मत दीजिए। डेट्स पर डेट्स देते रहिए, चॉइस दिया जाता। वो भी संभव नहीं है आपके लिए, फिर आपका ट्रांसफर होगा। नहीं तो आपके बेटे को या फिर बहू को या फिर किसी को अंदर डाला जाएगा। और वो जज का अगर कुछ थोड़ा कम ज्यादा होगा तो फिर तो सवाल ही नहीं, उसको तो कॉम्प्रोमाइज करना ही। ये मुझे बहुत ही जिम्मेदार एक पार्टी के बड़े लीडर ने कहा और दूसरा तो मेरे खुद के मित्र ने ही कहा। और फिर जो भी थोड़ा सा आसपास लोगों से मैं बातचीत करते रहता हूं, पुराने न्यायमूर्तियों से बातचीत करते रहता हूं, उससे भी पता चलता है सब जगह दहशत का, डर का एक माहौल। आप हमारे साथ आओ, सभी प्रकार के फायदे पाओ, नहीं तो जेल में जाओ। दो व्यक्तियों के किस्से तो आपको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। संजय राउत का किस्सा मालूम है। संजय राउत को जेल में डाल दिया। कोर्ट ने जमानत देते वक्त कहा कि कोई केस ही नहीं है। वो आदमी निडर, जेल में रहा फिर भी नहीं दबा। दूसरे अनिल देशमुख अभी मेरे कार्यक्रम में थे, मैंने जाहिर तरीके से उनकी तारीफ की।
क्योंकि जेल में रहना और जब आपको पता नहीं हो कब आप छूटेंगे, ऐसे अवस्था में जेल में रहना कितना डिफिकल्ट है और उसमें क्या मानसिक अवस्था होती है, मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। तो मैंने अपना उदाहरण देकर उनसे कहा था कि आपने जिस निडरता से ये जेल को सहन किया, आपको भी जमानत देते वक्त कोई केस ही नहीं बनती, ऐसा कहा है। पहले एक 100 करोड़ का आरोप आप पर लगाया, फिर 1.25 करोड़ तक आ गए और उसके भी प्रूफ्स नहीं रख पाए। ये स्थिति है और इसके बावजूद आप दबे नहीं और शरद पवार जी को छोड़कर नहीं गए, इसलिए मैं आपका जाहिर तरीके से अभिनंदन करता हूं। वो एक तिवार विरोधी पक्ष नेता है। उन्होंने मेरे पहले हुए भाषण में कहा था कि कल अगर वक्त आएगा तो मैं भी जेल में जाने के लिए तैयार हूं। उसके लिए भी मैंने उनकी तारीफ की, क्योंकि ऐसे लोग रहेंगे नहीं तो लोकतंत्र तो देश में बचेगा नहीं, क्योंकि इस देश को लोकतंत्र की आदत ही नहीं है। जो देश 2000 साल से गुलाम रहा है, लोग कहते हैं 800 सालों से गुलाम है। अरे भाई, मुस्लिम राजा थे तब गुलाम हुआ, ऐसा नहीं है। ये देश 2000 सालों से चातुर्वर्ण का गुलाम रहा है। यहाँ के शूद्र हमेशा गुलामी जैसे जीवन जीते आए हैं। इसलिए 2000 साल से जो देश गुलाम रहा, उस देश को जागरूक करने का काम स्वतंत्रता आंदोलन ने किया था और उसका सही नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। उसमें से लोकतंत्र के बीज इस देश में डाले गए हैं और इसलिए हम 70 साल तक लोकतंत्र इस देश में टिका पाए और फिर हमें बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में इस ढंग की कॉन्स्टिट्यूशन मिली। तो नेहरू जी, गांधी जी, बाबा साहब आम्बेडकर, उनके साथ में उनके कई कांग्रेस के साथी, इन सबके मिले जुले प्रयास से इस देश को खड़ा करने का प्रयास हुआ और ये पूरी तरह से आज कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और इसलिए बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए हमारी सभी इंस्टीट्यूशंस बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रही है। आगे भयावह स्थिति आने वाली है, ऐसा लगता है का? अगर कल्पना कीजिए कि 2024-25 में, अब सीधी सी बात है, वो सेंगोल नाम की कोई चीज थी, नए इसमें उसको रखा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को वो भेंट दिया गया था। अब आइन वक्त पर कोई सेंगोल लेकर आया तो क्या करेगा आदमी? लेगा। उन्होंने एक कोने में रख दिया था। वो उनके प्रदर्शनी में था, वस्तु संग्रहालय में, लोग देखते थे। लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आने वाले हमारे प्रधानमंत्री, लोकतांत्रिक जिसकी राज्य घटना है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सेक्युलर शब्द है, समाजवादी शब्द है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बने प्रधानमंत्री वो सेंगुल की स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की पूजा अर्चना द्वारा। ये क्या है? सेंगोल किसका प्रतीक है? लोकतंत्र का प्रतीक है। था कभी लोकतंत्र और सेंगोल साथ में? वो राजतंत्र का प्रतीक है। उसके स्थापित किसने किया? ब्राह्मणी धर्म ने स्थापित किया। ब्राह्मणों के वेदोच्चारों के साथ में, मंत्रोच्चारों के साथ में उसकी स्थापना। यानी उस देश में क्या लाना चाहते हैं? फिर से चातुर्वर्ण लाना चाहते हैं। ये जाहिर तरीके से प्रदर्शन है। हम फिर से ब्राह्मणों का राज लाना चाहते हैं। मैं जब ब्राह्मणों का राज कहता हूं तो ब्राह्मण व्यवस्था की बात करता हूं, ब्राह्मण जाति की बात नहीं करता। मेरे कई गुरु ब्राह्मण रहे हैं। विनोबा जी ब्राह्मण थे जन्म से, जिनको मैं अपने सबसे बड़ा गुरु मानता हूं, आचार्य दादा धर्माधिकारी, वो भी जन्म से ब्राह्मण थे। मेरे दोनों संपादक मागो वैद्य और दीबा गुमरे दोनों आरएसएस के लोग हैं, वो भी ब्राह्मण थे। बीगल कावड़े मेरे मराठी के प्राध्यापक, जयंत मंच पे मेरे अंग्रेजी के प्राध्यापक, जिन लोगों के कारण मैं बना हूं ऐसा मैं मानता हूं, ये भी ब्राह्मण थे। मैं ब्राह्मणों के खिलाफ कभी नहीं, मेरे कई साथी ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणी विचारों के खिलाफ, ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ, क्योंकि ये ब्राह्मणी व्यवस्था और ब्राह्मणी विचार आज के लोकतंत्र के खिलाफ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। ये मनुस्मृति को वहन करने वाली विचारधारा।
और ये मनुस्मृति को उखाड़ फेंकने वाली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, सिरे से उखाड़ कर फेंका है। और इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पहली बार इस देश के आम इंसान को सम्मान दिया है, इंसान पर महत्व दिया है, स्वतंत्रता दी है, इक्वालिटी दी है। इतना ही नहीं तो सही माने में जस्टिस देने के अधिकार दिए। ये हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। नहीं तो ब्राह्मणों के लिए दूसरे लॉज, शूद्रों के लिए दूसरे लॉज। कभी मनुस्मृति पर बोलूंगा तो बहुत विस्तार से बोलूंगा। ये सेंगोल को प्रस्थापित करना मंत्रोच्चारण द्वारा एक लोकतांत्रिक नए सदन के उद्घाटन के जगह पर, इसी का मतलब फिर से ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं, ब्राह्मणी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। ये हम आम इंसानों ने समझ लेना चाहिए और उसके लिए सजग होना चाहिए। कल जाकर हमारे चुनाव हो गए कि नहीं, इसके बारे में कई लोगों के मन में शंका है। सिन्हा जी जो हमारे अर्थ मंत्री थे, यशवंत सिन्हा, उन्होंने जाहिर तरीके से अपनी मुलाकात में कहा है, अपने इंटरव्यू में कहा है कि कल जाकर अगर मोदी जी को लगे कि वो चुनकर नहीं आ सकते हैं, तो शायद वो 20 यानी जो अभी आने वाले लोकसभा के इलेक्शन से, जो 2025 में अप्रैल में होने की गुंजाइश है, मार्च अप्रैल में, वो इलेक्शन को ही पूरी तरह से ना ले। कॉन्स्टिट्यूशन में ही कोई आधार ढूंढकर उसके आधार पर उसकी पुरानी जो समय सीमा है वो बढ़ा दे। आप चिल्लाते रहो, कोर्ट में जाते रहो, हाई कोर्ट में जाओगे 5 साल बाद केस लगेगी, तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे। ये भी इस देश में हो सकता है। ये कौन कह रहा है? बीजेपी का एक बड़ा नेता यशवंत सिन्हा, जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में विदेश मंत्री रह चुके हैं, अर्थ मंत्री रह चुके, ऐसे व्यक्ति कह रहे हैं, ये डर लोगों के सामने व्यक्त कर रहे हैं। ये स्थिति है। इंडिया के कारण क्या होगा? ये इंडिया बना इसके लिए जिम्मेदार सही माने में केवल मोदी जी, अदरवाइज इंडिया कभी बन नहीं पाता। इंडिया ने सभी लोगों का विरोधी पार्टियों का संगठन, क्योंकि मोदी जी ने जिस ढंग से ईडी का और इनकम टैक्स का उपयोग करना शुरू किया, आप हमारे साथ आओ, पवित्र हो जाओ, नहीं तो जेल में जाओ। और इनका पार्टी का अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में खुद कहता है कि सभी प्रादेशिक पार्टियां नष्ट हो जाएगी, कांग्रेस भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और अकेली पार्टी इस देश में बचेगी। जैसे हिटलर की अकेली पार्टी थी, जैसे स्टालिन की अकेली पार्टी थी, जैसे चाइना में अकेली पार्टी है, वैसे भारत में अकेली पार्टी बीजेपी बनेगी। यानी ये लोकतंत्र नहीं रहेगा, हुकुमतंत्र आएगा, लोकतंत्र के माध्यम से, जैसा जर्मनी में हुआ। ये डायरेक्टली कहा है ना, ये हमको समझना चाहिए। और इसलिए और फिर राहुल की जो इमेज बदलते गई, राहुल जी के कारण लोगों को ऐसा एक आत्मविश्वास आया और फिर उन्होंने जाहिर भी किया कि मुझे प्रधानमंत्री बनने में कोई रुचि नहीं है। खड़गे जी ने भी जाहिर किया, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, कि मैं प्रधानमंत्री के रेस में नहीं हूं। तो इस कारण जो एक डर था सबके मन में कि शायद ये प्रधानमंत्री बनने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो सब लोग इकट्ठा आ गए। और ये इकट्ठा आने का डायरेक्ट परिणाम है ना, मोदी जी ने 2019 में जो कुछ हुआ, क्या हुआ आप सबको पता है। एयर स्ट्राइक क्या हुआ, हमारे सैनिक क्या मारे गए, अभी तक हमको पता नहीं कि सैनिक ऐसे कैसे मारे गए। तब के राज्यपाल कश्मीर के कहते हैं कि भाई उनको तो एयरलिफ्ट करना था, इतनी बड़ी संख्या में कभी एयरलिफ्ट किए बिन तो भेजे नहीं जाते हैं, हमने उनको रास्ते से भेजे। वहां पर ये सभी प्रकार के स्फोटक लेकर घूमने वाली कार कई दिनों से घूम रही थी, इसके बावजूद वो लोग मारे गए। तो ये केवल लापरवाही है कि उसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है? सबके दिमाग में ये सवाल आता है।
अभी कम से कम खड़ा होता है। और उसके बाद में एयर स्ट्राइक हुआ और 19 के चुनाव में थंपिंग मेजॉरिटी मिली 302 की पूरी, और उसके बाद में एनडीए के तो और ज्यादा है। ये सब मिले, लेकिन कितने परसेंटेज मिले वोट के? 37%। यानी मोदी जी और बीजेपी को 37% वोट मिलते हैं। और वो आज जो इंडिया का गठबंधन साथ में आया, उनको कितने वोट मिले हैं 19 में? उनको सबको मिलाकर मिले हैं 60% वोट। 3% वोट वाले अभी तक बाहर है। अब कल्पना कीजिए कि 60% वोट वाले अगर साथ में आ गए और वातावरण 19 जैसा ही रहे, एयर स्ट्राइक वाला, सैनिक मारे जाने वाला, सैनिक मारे गए और उसका प्रचार इन्होंने किया, उसका फायदा हमको दो, सैनिक के मृत्यु के आधार पर। इसके बावजूद उनको 37% वोट। सामान्य गणित ये कहता है कि ये 60% वाले लोग एक आ गए और इन्होंने बीजेपी के खिलाफ 1 वर्सेस 1 अगर कैंडिडेट खड़ा किया और ये 100 जगह नहीं कर पाए, केवल 95% या 90% जगह भी ये कर पाए, तो भी मोदी जी की गवर्नमेंट आना संभव नहीं है। 60 में से 50% वोट भी उनको मिले तो भी मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं आ सकती। ये केवल नंबर्स कह रहे हैं। और फिर जिस ढंग से वातावरण बदल रहा है, जो मैं देख रहा हूं, आज हर जागरूक व्यक्ति जो केवल सामाजिक कामों में आज तक लिप्त था, वो आज एक्टिव पॉलिटिकल रोल लेने के लिए तैयार है। पूरे देश में ये वातावरण मैं देख रहा हूं। कई लोगों से मैं मिलते आया हूं, खुद दिल्ली गया था, दिल्ली में भी काफी लोगों से मैं मिला हूं। तो ये वातावरण दिखा रहा है कि वातावरण बदल रहा है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लोगों को ये पसंद नहीं आया, उनको मोहब्बत की दुकान ज्यादा पसंद है, हेट की दुकान पसंद नहीं। क्योंकि आम भारतीय हेट करने वाला नहीं है, द्वेष करने वाला नहीं है, दूसरे के मर्डर करने वाला नहीं है, मुर्दे पाड़ने वाला नहीं। आम आदमी, आम हिंदू आदमी, आम भारतीय आदमी ये बहुत सहिष्णु है, बहुत अहिंसक है। बुद्ध और गांधी इस देश के सही माने में खून में बैठा है। वो अहिंसक मनोवृत्ति का आदमी, उसे ये पसंद नहीं आता, लेकिन उसकी बोलने की आदत नहीं। कोई तो भी उसको बोलने वाला आगे चाहिए, उसके पीछे वो इकट्ठा होता है। एक जमाने में महात्मा गांधी थे उस ढंग से। तो ये वातावरण जो बदल रहा है उसके बाद में, और ये इंडिया का गठबंधन अगर साथ में रहे, और वो साथ में रहेंगे, ये दिख रहा है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि शरद पवार जी का क्या होगा, शरद पवार जी का क्या होगा। जब से शरद पवार जी के पार्टी में डिफेक्शन हुआ है, उस दिन से मैं कह रहा हूं कि शरद पवार जी कभी भी बीजेपी के साथ में नहीं जा सकते। अब उनकी आदत है कि तुरंत वो स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, लोग उनके बारे में उल्टी सुल्टी चर्चा करते रहते हैं तो वो चलने देते हैं। इस कारण उनके बारे में काफी गलत फहमियां इधर उधर फैलते रहती है, बहुत गलत फहमियां उनके बारे में फैलती है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि इसी आदमी ने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ नाम दिया है। उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी पॉलिटिकल कीमत चुकाई है। वो मराठाओं के नेता माने जाते थे, और मराठवाड़ा विद्यापीठ के लिए जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में सीधा सीधा दलित वर्सेस मराठा ऐसा युद्ध था। एक्चुअल युद्ध हुआ है, गांव गांव युद्ध हुआ है मराठवाड़ा। आज भी मराठवाड़ा के मराठाओं ने शरद पवार जी को माफ नहीं किया। तो विचारधारा के लिए जिस आदमी ने, जो खुद मराठा के लीडर माने जाते थे, इसके बावजूद ये नाम देने का उन्होंने साहस किया और उसकी पॉलिटिकल कीमत चुकाई, आगे उनका गवर्नमेंट नहीं आया। वहीं तक नहीं, आज तक वो मराठा लोग उनके साथ में नहीं जुड़े।
तो ये आदमी विचारधारा के लिए कीमत देने वाला आदमी है, ये मालूम होने के बावजूद लोगों के मन में ये क्यों आता है? मैं सभी लोगों को आश्वस्त कर रहा था कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन वो बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे। चाहे वो अकेले बचे तो भी नहीं जाएंगे। अब इतने आत्मविश्वास के साथ में मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि गए 40 सालों से मैं जो जानता हूं उसके आधार पर कह रहा हूं। हालांकि मैं उनको 1980 से जानता हूं। 80 में पहली बार उनके मैंने मुलाकात ली थी। यानी अब करीबन 80 से लेकर आज तक जितने साल हुए हैं, उतने सालों से मैं उनको जानता हूं। तो ये आदमी कभी भी इस ढंग से बीजेपी के साथ में नहीं जा सकता है। इंडिया के बाकी के लोग भी फुट कर जाने की कोई गुंजाइश नहीं। सब टेस्टेड है। जाना था वो पहले ही चले गए। जो टस से मस नहीं होने वाले हैं, जेल में जाने की तैयारी रखने वाले वही लोग इंडिया में साथ में आए। अगर ये सब लोग साथ में रहते हैं और साथ में रहकर फाइट करते हैं और एक कॉमन चीज कर पाते हैं, कॉमन प्रोग्राम तो वो लॉन्च करने ही वाले हैं, लेकिन एक कॉमन कैंडिडेट लॉन्च कर पाते हैं कि वन अगेंस्ट वन बीजेपी के खिलाफ, तो उसी में आधी लड़ाई तो इन लोगों ने जीत ली है, ऐसा आप मान लीजिए। और फिर इस देश में केंद्र में सत्ता बदल होगा, सत्ता में बदलाव होगा, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। और फिर जिस ढंग से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, सीधा सिम्टम है कि आप अगर कोई भी यूट्यूब चैनल निकालिए, जो मोदी के खिलाफ बोलते हैं, उन यूट्यूब चैनल का व्यूअरशिप कितना बड़ा है, ये आप देख लीजिए। उसमें से आपको सिम्टम पता चलेगा कि लोगों का रुझान किस तरफ बढ़ रहा है। लोग जिस ढंग से खुलकर अभी बोलने लग गए, जो 2-4 साल पहले बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, वो आप देखिए तो आपके ध्यान में आएगा। तो इसलिए ये इंडिया का भवितव्य बहुत अच्छा है, हालांकि ये इंडिया का भवितव्य नहीं है, यानी केवल गठबंधन का भवितव्य नहीं, अपने भारत का भवितव्य। भारत में इतनी मेहनत से हमें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था मिली है, वो व्यवस्था कायम करने की बात है। ये लोकतंत्र टिकाने की बात है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन टिकाने की और कॉन्स्टिट्यूशन का संवर्धन करने की बात है। इसलिए बहुत बड़ी बात है और ये बात भारत की है, इंडिया की है। केवल इंडिया गठबंधन तक बात सीमित नहीं है, हम सब की है, आम भारतीय की है। इस देश के 80% जो लोग हैं, जो हिंदू है उसमें से, जो बाकी धर्मों में है उसमें से भी शूद्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो इस देश में शूद्र माने गए थे। 70-80% लोग हैं। उनकी ये बात है। तो उनके लिए तो ये सबसे बड़ा अवसर है कि अपने अधिकार फिर से हम हमारे हाथ में ले, वापिस हमारे ले, उसके ब्राह्मणी शासन में रूपांतरित ना होने दे और वो अधिकार उस माध्यम से हम ना गंवाएं। सिंगुल उसका एक प्रतीक है, ये हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। उसको आप हिंदू धर्म का प्रतीक बिल्कुल मत मानिए। वो राज धर्म का प्रतीक है, वो राजाओं का प्रतीक है। ये हमने हमेशा याद रखना चाहिए और इसलिए मित्रों, ये जो परिस्थिति है वो मैंने आपके सामने शॉर्ट में रखने का प्रयास किया है। आपको तीनों के सवाल बहुत अच्छे थे और ऐसे सवाल उठाने के लिए मैं आपका आभारी हूं।